हाथरस पूरे मामले में पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भी आपको अलग अलग एंगल से खबरें बता रहे हैं। फिलहाल आज की खबर यही आपको बता दें कि पीड़िता के पिता का बयान दर्ज करेगी एसआईटी और इधर योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई के जांच के आदेश दिए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रमणि और प्रमोद दोनों ही बने हुए हैं। चंद्रमणि, आज एसआईटी जो है वो पीड़िता के पिता के बयान दर्ज करेगी। बात यदि राजनीतिक हलचल की करें, जिस तरीके से हमने कल देखा कि कांग्रेस के कई नेता और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी कल पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंची थी, तो आज कुछ ऐसी राजनीतिक हलचल की कुछ खबरें मिल रही हैं क्या? आज कोई आ सकता है पीड़ित परिवार से मिलने के लिए? जी बिल्कुल, आज की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल है वो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वहां चंदापा गांव जाएगा। वहां पर हाथरस में जो पीड़िता है उससे मुलाकात, पीड़िता के परिजन है उनसे मुलाकात करेगा। वहीं अगर बात करें प्रसपा की तो जो शिवपाल यादव का दल है उसकी तरफ से 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वो भी जाएगा। वहीं अगर बात करें शिवसेना की, जो शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी वहां जा रहे हैं। तो अगर ये छोटे दल और बड़े दल, ये तमाम राजनीतिक दल आज जो है वो हाथरस की तरफ जाएंगे और जैसा कि पहले ही प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि 5 लोगों को अनुमति दी जाएगी। जो चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी जब जा रहे थे तब भी ये कहा गया था कि 5 लोगों की अनुमति दी जाएगी। लेकिन इन दोनों दलों ने, अगर दोनों बड़े दलों की बात करें, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से, दोनों की तरफ से 11-11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल तैयार किया गया। तो जाहिर सी बात है जब वहां पे पहुंचेगा, और चूंकि समाजवादी पार्टी जिस तरह से पूरी हाथरस की घटना को लेकर एक आंदोलन के तौर पे तब्दील कर दिया है, जिस तरह से लखनऊ में प्रदर्शन हुए थे और लगातार समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रही, उनके युवा सभा के नेता या जो अन्य उनकी विंग है उनके नेता प्रदर्शन करते नजर आए हैं। तो आज जो है सियासी हलचल के नजरिए से देखा जाए तो एक सियासी रविवार कहा जा सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ हाथरस में वो घटना है जहां पीड़िता के पिता का बयान दर्ज करेगी एसआईटी, तो दूसरी तरफ यहां पर जो सियासी दल है वो हाथरस पहुंचने का प्रयास करेंगे। अब देखना ये होगा कि प्रशासन क्या उन्हें अनुमति देता है, क्या उन्हें वहां पहुंचने देता है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर आज भी हलचल जो है वो चंद्रमणि देखने को मिलेगी। प्रमोद, आज भी हलचल की उम्मीद जिस तरीके से चंद्रमणि बता रहे थे वो देखने को मिलेगी। पर कल हमने जो तस्वीरें देखी कि चप्पे चप्पे में पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पे की गई है, हर किसी को जाने से रोका जा रहा था। आखिरकार जब मीडिया चली गई उसके बाद भी पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पे थी, तो आज किस प्रकार का नजारा है? बैरिकेडिंग या पुलिस की क्या कुछ व्यवस्था आज हाथरस में नजर आ रही है? श्वेता, देखिए, बैरिकेडिंग गांव के बाहर लगा रखी है और पुलिस के आला अफसर वहां तैनात कर दिए गए हैं। जो लोग गांव के लोकल गांव के रहने वाले हैं वो अपने आईडी प्रूफ दिखाकर, या पुलिस जो पिछले लंबे समय से वहां तैनात है तो उन लोगों को आसानी से चला जाने देती है। बाकी जो बाहर से तमाम लोग आ रहे हैं उन्हें बाहर रोक दिया जाता है। और जिस तरीके से ये समाजवादी प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचेगा, इन लोगों को जाने के लिए बाकायदा वो लोग इजाजत देंगे। और इसके अलावा अगर बैरिकेडिंग के बाहर की बात मैं करूं तो बाहर भारी तादाद में जो भीड़, यानी मेले के टाइम में लोग आते हैं, वहाँ आसपास के गांव के क्षेत्रों के लोग उस गांव को देखने के लिए आते हैं और गांव बैरिकेडिंग के बाहर भारी तादाद में भीड़ भी इकट्ठा देखने को मिलती है। इसके अलावा पूजा जो सुरक्षा कर्मी वहां तैनात है वो लगातार लोगों को साइड में करना, समझाना, सारी चीजें, यानी बैरिकेडिंग के बाहर पूजा मेला जैसे गांव में मेला लगता है, मेला जैसी स्थिति बनी हुई है। बात अगर पुलिस की जाए तो पुलिस जरा भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है, किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रही। अनजान व्यक्ति को जो बाकायदा कोई जिस तरीके से कल से छूट दी गई है, छूट के बाद जो प्रतिनिधिमंडल या कांग्रेस के नेता है वही जा पा रहे हैं। आम व्यक्ति के लिए आज भी वो रास्ता ऐसा नहीं है कि कोई भी उस गांव में आसानी से पहुंच जाए। पूजा जी बिल्कुल, तो कुल मिला के यही माना जाए प्रमोद कि आज भी राजनीतिक हलचल देखने को मिलेगी, आज भी एक नया नजारा देखने को मिलेगा। चंद्रमणि, एक सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से हमने देखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के बड़े बड़े जो नेता है उनका एक उग्र रूप भी देखने को मिला है। जिस तरीके से खुद कल हमने देखा कि प्रियंका गांधी खुद कुछ किलोमीटर की दूरी तक ड्राइव करती हुई नजर आई, जाती हुई नजर आई हाथरस के सफर की ओर, तो वहीं अपने कार्यकर्ताओं को बचाती हुई भी नजर आई। तो कांग्रेस पूरी की पूरी कोशिश में तो जरूर लगा है कि अपनी छवि को थोड़ी और अच्छी कर लिया जाए, क्योंकि ऐसे में सवाल यह भी खड़ा होता है कि
ऐसे रेप के मामले तो आए दिन हमें देखने और सुनने को मिलते हैं, पर हाथरस का पूरा मामला जिस प्रकार से पूरा हाईलाइटेड हो गया, उसमें कांग्रेस भी अपने आप को हाईलाइटेड करता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रमणि जी बिल्कुल, अगर ये सब मुद्दे होते हैं और अगर चुनाव के करीब होते हैं या जैसे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, तो उन मुद्दों को राजनीतिक दल जो हैं वो ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं और वो अपनी सियासत शुरू कर देते हैं। हालांकि इस मुद्दे को जो अगर बात करें तो पीड़िता के साथ में सिंपैथी होती है, पीड़िता जो पीड़ित का परिजन होते हैं उनके साथ में सिंपैथी होती है और इस तरह के मामले किसी हद तक बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये अक्सर देखा जाता है कि कहीं ना कहीं या छोटे गांव में या कहीं दूर दराज इलाके में इस तरह की घटनाएं होती हैं और वो सिमट कर रह जाती हैं। आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं और वो पब्लिक के सामने नहीं आ पाती, इसीलिए इस तरह की घटनाएं बार बार होती हैं। तो इन घटनाओं को लेकर एक मिसाल बननी चाहिए, इन घटनाओं के लिए एक ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए, एक इस तरह का दंड देना चाहिए कि सभी को ये सबक मिले कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। लेकिन अगर चुनाव करीब होता है तभी बिल्कुल चंद्रमणि, ऐसे में लगातार हम भी यही कह रहे हैं कि ऐसे में स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बदमाशों को तो किसी का भी डर नहीं है, ना किसी का भय है। वो लगातार ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम देते हैं और वो सोचते हैं कि हम बस डर के, हम बस छूट के बाहर निकल जाएंगे। गिरफ्तारी भले हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उन्हें भी जिंदगी भर याद रहे और समाज को भी एक अच्छा मैसेज जाए कि आने वाले वक्त में बदमाश जो है ऐसी हरकत बिल्कुल भी ना कर पाए। चंद्रमणि, याद होगा आपको, और हमने दर्शकों को भी योगी आदित्यनाथ का वो ट्वीट दिखाया था जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ये एक ऐसा उदाहरण बनेगा जिसे हर कोई याद रखेगा। तो क्या माना जाए, क्या ये सीबीआई जांच कराने के आदेश देना ही एक उदाहरण बन रहा था उनके लिए? जी देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और जैसा मुख्यमंत्री लगातार कहते आए हैं कि जो अपराधी हैं उनको दंड दिया जाएगा, उनको जो उनका उचित स्थान है वहां तक पहुंचाया जाएगा। और विकास दुबे के मामले में हम लोगों ने कुछ इस तरह की ही घटनाक्रम देखी। अब अगर हम इस पे बात करें, जो घटना चल रही उसकी सीबीआई जांच चल रही है और जाहिर सी बात है कि जब सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हम भी लगातार यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सीबीआई की जांच हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। प्रमोद, जिस तरीके की खबर कल आई कि योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए हैं, योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके भी बताया, तो ऐसे में पीड़ित परिवार को जब इस बात की जानकारी मिली तो उनका क्या कुछ रिएक्शन था? और दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगी प्रमोद कि कल हमने देखा कि प्रियंका गांधी किस तरह से पीड़िता की मां को गले लगाते हुए नजर आती है, उनको सांत्वना देते नजर आती है। जब हमने बातचीत की उसके बाद पीड़ित परिवार से, तो उनका कहना था कि कुछ उन्होंने लिफाफा भी दिया है सांत्वना राशि के तौर पे। तो कि वो क्या राशि थी, उसको लेकर कोई जानकारी, और क्या कुछ वार्तालाप, क्या कुछ बातचीत हुई है पीड़ित परिवार की और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? पूजा, कल जिस तरीके से प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी दोनों बहन भाई पीड़िता के घर पहुंचे थे, उन्होंने एक बंद कमरा था, छोटा सा कमरा था, उसमें बैठकर काफी लगभग 1 घंटे से ज्यादा तक उन दोनों की वार्तालाप परिवार के साथ चली थी। और उस दौरान उन्होंने ये मदद के तौर पर एक लिफाफा दिया है। उस लिफाफे में क्या था, ये सारी बातें मीडिया के सामने ना पीड़ित परिवार और ना ही कांग्रेस द्वारा रखी गई है। हालांकि मदद के तौर पर उन्होंने कोई लिफाफा जरूर दिया था। बात अगर परिवार की करें तो परिवार से दोनों लोगों की अच्छे से मुलाकात हुई, शिष्टाचार मुलाकात हुई। और इस दौरान जो पीड़िता की मां थी वो उसके आंसू निकलते हुए नजर आए। वो रोती हुई प्रियंका गांधी के गले मिलकर रो रही थी। और सीधे तौर पर जो कांग्रेस के नेता गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो हर संभव मदद दिलाकर पीड़ित परिवार को मानेंगे, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि वो उस परिवार से मिलने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। हालांकि पुलिस द्वारा उन्हें पिछले 3 दिन पहले रोक दिया गया था और उसके बावजूद भी वो कल उनका एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गांव गया, बिटिया के परिवार से मिला। और सीधे तौर पर राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है कि चाहे उन्हें एक बार फिर क्यों ना गांव आना पड़े, मगर वो निश्चित तौर पर परिवार को आर्थिक जो परिवार की जो मांग है, कार्रवाई की जो मांग लगातार चल रही है, उसे कराकर यानी परिवार को न्याय दिलाकर कांग्रेस मानेगी, ये सोचता। और इसके अलावा परिवार तमाम अन्य मांगे उठा रहा था। परिवार ने कहा था कि जिलाधिकारी जो वहाँ के डीएम है, उनकी दबंगई है, वो घर पर आकर धमकाते हैं,
बदसलूकी करते हैं। यानी डीएम की कार्यशैली पर पूजा जरूर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि जो जिलाधिकारी है वो घर पर आ रहे हैं, एक पीड़ित परिवार है, उनकी हमदर्दी बनती है उन लोगों को जाकर समझाना बुझाना और उन्हें सद्भावना देना, मगर वहाँ का जी बिल्कुल प्रमोद की कांग्रेस ने तो ये ठान लिया है और लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं हम तो न्याय दिला के रखे रहेंगे और हमें पीड़ित परिवार के घर जाने से कोई नहीं रोक सकता, एक एक कर उनके जो ट्वीट सामने आ रहे हैं उससे भी साफ जाहिर होता है कि वो क्या चाहते हैं। अच्छी बात है, यदि वो न्याय के लिए खड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम भी न्याय के लिए खड़े हैं। लेकिन चंद्रमणि, एक सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि ऐसी घटनाएं तो कई हुई और इन घटनाओं पे हम भी नजर रख रहे हैं, हम भी जानकारी दे रहे हैं और प्रियंका गांधी हमेशा ऐसा जरूर रुख अपनाती है कि किसी के साथ रेप होता है, चाहे वो उन्नाव मामले की बात करे तो वो घर जाती है, पीड़िता की मां को गले लगाती है, भाई बहन को गले लगाती है, सांत्वना देती है। लेकिन चंद्रमणि, प्रियंका गांधी उस दिन कहां पे थी जब पीड़ित परिवार के घर के सारे सदस्य बहुत ज्यादा हैरान परेशान थे और वो बेचारी बच्ची गुड़िया अस्पताल में बिलखती रही, मौत से जंग लड़ती रही, तब क्यों नहीं कांग्रेस के एक भी बड़े नेता अस्पताल गए उनसे मिलने के लिए? अस्पताल तो जा सकते थे, अच्छी व्यवस्था कर सकते थे कि उसके अच्छे तरीके से उसका इलाज हो। मौत हो जाती है जब दम तोड़ देता है कोई, तो उसके बाद क्यों अपनी राजनीतिक चीजों को भुनाने में ये लोग लग जाते हैं? चंद्रमणि जी बिल्कुल, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की सियासत या देश की सियासत, तो देश की सियासत में यही तो कमी है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में उसके न्याय की मांग की जाती है। जब तक वो जीवित रहता है तब तक उस तरह से राजनीतिक गतिविधियां नहीं हो पाती, उस तरह से राजनीतिक लोग हैं वो उस तरह से बयानबाजी नहीं कर पाते। जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है उसके बाद में न्याय मांगने की बात की जाती है। अरे जब व्यक्ति की मौत हो गई उसके बाद में उसे न्याय मिलने से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना अगर वो जीवित रहता। अगर वो जो बिटिया जिसकी मृत्यु हुई, जो 14 दिनों तक सफदरगंज अस्पताल जाने के लिए तरसती रही, तो अगर वो समय से इलाज मिल जाता, समय से वो पहुंच जाती, तो शायद कुछ परिस्थितियां और होती। उसकी जो रीढ़ की हड्डी टूटी थी, अगर उसका समय से इलाज हो जाता तो परिस्थितियां कुछ और होती। हालांकि जो भीम आर्मी के चीफ हैं चंद्रशेखर, वो वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद में ही इसको राजनीतिक हलचल में हुई, उसके बाद में ही गतिविधियां बढ़ी। अगर इस पूरे घटनाक्रम को उजागर करने के लिए अगर किसी की भूमिका है तो जरूर निसंदेह रूप से चंद्रशेखर की भूमिका ये कही जाएगी कि उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया। लेकिन उसके बाद में जो हुआ, हालांकि सियासी दल हैं और सियासी दल को ये करना चाहिए, अगर कहीं कुछ घटना होती है उसके परिजनों के पास में संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, जो राजनीतिक तूल देना चाहिए, जो गतिविधियां हो सकती हैं, जो पीड़ित की मदद कर देनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ सियासी ड्रामे के लिए, अगर जातिगत हिंसा फैलाने के लिए, अगर वोट बैंक बनाने के लिए इस तरह की हरकत की जाती है तो निश्चित तौर से गलत है। बिल्कुल। चलिए प्रमोद, मैं आपके पास आना चाहूंगी। चलिए अब बात करते हैं उन 4 हैवान लोगों की जिन्होंने ये घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। 4 आरोपी जो अभी पुलिस के गिरफ्त में है प्रमोद। लेकिन एक बात जरा बताइए, कहा यह जा रहा है कि ये चारों आरोपी जो है वो उसी गांव के रहने वाले हैं, आसपास कहीं रहते हैं। आप लगातार ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप वहां का माहौल देख रहे हैं कि कैसा माहौल है, किस प्रकार का दर्द वो पीड़ित परिवार झेल रहा है। ऐसे में वो आरोपी, जो 4 आरोपी हैं जिन्होंने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, उनके परिवार वाले कहां हैं, क्या कहना चाह रहे हैं उन चारों आरोपियों के माता पिता, जब इस बात को समझ गए हैं कि मेरे ही बेटे हैं जिन्होंने ये घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, तो उनका कोई बयान सामने नहीं आया, वो घर से बाहर नहीं निकले, उनके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है क्या प्रमोद आपको? श्वेता देखिए, वो पूजा देखिए, मैं आपको माफ चाहूंगा गलत नाम दे रहा हूँ। पूजा, मैं आपको बता दूं, जो आरोपी पक्ष और पीड़िता का घर बिल्कुल एकदम मतलब 4 कदम की दूरी पर है, आमने सामने है। 3 आरोपी जो है वो सगे चचा ताऊ के बेटे हैं और एक आरोपी अलग परिवार से ताल्लुक रखता है। यानी टोटल जो 4 आरोपी हैं पीड़िता के घर के आसपास ही वो 4 लोग पूजा रहते हैं। और बात अगर की जाए, जिस तरीके से कल सीबीआई इंक्वायरी जांच की योगी सरकार ने आदेश दिया है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो आरोपी पक्ष के 3 लोग हैं उनके घर में घर परिजनों से मैंने बात करने का प्रयास किया था, तो उन्होंने सीधे तौर पर कल यही कहते हुए नजर आए कि अब हमें न्याय की उम्मीद है। वो कह रहे हैं कि अब सीबीआई पूरे मामले में
जांच करेगी तो निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये आरोपी पक्ष के जो लोग थे, तमाम लोग, उन लोगों का कहना था। अब मुझे देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से अब आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किसी के घर पर मौत हुई हो और दरिंदों द्वारा गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया हो और उसी के ठीक सामने आरोपी पक्ष का घर हो, तो पीड़ित परिवार वहां कैसी जिंदगी जी रहा होगा, क्योंकि उसके जो तमाम घर परिवार के लोग हैं उसको हर वक्त कहीं ना कहीं खड़े सामने ही नजर आते होंगे। तो ऐसी जगह जो अपराधियों का घर पास होता है, वहाँ निश्चित तौर पर जो पीड़ित परिवार होता है बहुत ही ज्यादा परेशानी यानी घुटन टाइप की महसूस करता है। अब श्वेता, आप देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से गांव है, गांव में जो दलित परिवार के घर हैं वो काफी कम है और दूसरे पक्ष के जो घर हैं वो काफी ज्यादा है। तो निश्चित तौर पर ऐसी कंडीशन में आप जानती होंगी कि एक तो घटना बेटी गई, तमाम घटनाएं हुई और उसके बाद वो किस तरीके से उस गांव में जी रहे होंगे, ये बखूबी हम पूरा अच्छे से अंदाज लगा बिल्कुल सकते हैं। प्रमोद, और उस माँ का दर्द भी हमने सुना था जब माँ R9 टीवी को बाइट दे रही थी तो कह रही थी गुड्डू का बेटा है, गुड्डू का बेटा है, वो तो नाम ले रही है। और जब पीड़िता जीवित थी तो भी उन्होंने इन चारों लोगों का नाम लिया कि इन्होंने उनके साथ क्या कुछ किया क्या नहीं किया। तो परिवार वाले भी इनको जानते हैं कि किसका बेटा है, क्योंकि वो बार बार कहती हुई नजर आई। प्रमोद, आपने भी सुना होगा कि गुड्डू का बेटा है, तो ये गुड्डू का बेटा यानी कि आप गुड्डू को भी जानते हैं, उसके पूरे परिवार वालों को भी जानते हैं। तो ऐसे में वहां उसी गांव में रहना और इन सब चीजों को फेस करना भी बहुत ज्यादा चिंताजनक हो जाता है। प्रमोद, श्वेता, देखिए गांव जो होते हैं, गांव कोई ज्यादा बड़ा गांव नहीं है। वो मेरे ख्याल से जो वोटर लिस्ट की बात की जाए तो वह 1000 से 1500 लोगों की वोटर लिस्ट होगी। गांव में एक दूसरे को सभी लोग जानते हैं, एक दूसरे के करीबी होते हैं। गांव में भाईचारा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मगर जिस तरीके से ये घटना हुई, दरिंदगी की घटना हुई, बिटिया की मौत हो गई, तो अब लोगों के दिलों में बहुत बड़ा फर्क मुझे देखने को पूजा उस गाँव में मिल रहा है, क्योंकि मैं भी कई दिन से यहाँ रुका हुआ हूँ। मैं देख रहा हूँ कि लोगों के दिलों में फर्क है, एक दूसरे से बात करते हुए नजर नहीं आ रहे। जिस तरीके से गांव में चौपाल लगती थी, लोग भारी तादाद में एक दूसरे के दरवाजे पर जाके बैठ जाते थे और तमाम गांव की बातों की चर्चे होते थे। मगर जिस तरीके से ये घटना हुई है पूजा, उसके बाद गांव में एकदम सुसान वाली स्थिति है। चलिए प्रमोद, मैं आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी। चंद्रमणि भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमणि, इस पूरे मामले में कितना टाइम लग जाएगा कि सीबीआई अपनी टीम का गठन करे, सीबीआई अपने तरीके से अपने एंगल से जांच करे, इसको लेकर क्या कुछ आप कहेंगे? जी, अगर बात की जाए कि जैसे कि कल शाम को मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि जो सीबीआई जांच होनी है, और जाहिर सी बात है कि सीबीआई जैसी संस्थान जो हैं वो काफ़ी एक्टिव संस्थान होते हैं और जांच के घोषणा के तुरंत बाद ही इनकी टीम एक्टिव हो जाती है और अलग अलग गतिविधियों पर जांच करने के लिए अगर जिस तरह से जांच देरी से सौंपी गई है तो जल्द से जल्द सीबीआई टीम वहां पर पहुंचने का प्रयास करेगी, क्योंकि जो साक्ष्य हैं उनको सुरक्षित किया जा सके और जो एसआईटी की टीम जांच कर रही है, जो अन्य जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, उनके सहयोग की भी वो उम्मीद करेगी, क्योंकि जिस तरह से जिला प्रशासन की क्या आपको लगता है कि ऐसे में एसआईटी की तरफ से कोई सहयोग मिल पाएगा क्या? क्योंकि एसआईटी ने 4 दिनों तक अपनी जो जांच की है उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अच्छी जांच रही हो, क्योंकि एसआईटी की जांच को देखते हुए ही योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच के आदेश दिए होंगे। तो ऐसे में एसआईटी की तरफ से कोई सीबीआई को सहयोग मिलेगा? क्योंकि परिवार वाले भी यही कहते हुए नजर आए कि एसआईटी की तो टीम आई नहीं, लेकिन जिस तरह से आपने कहा, चलिए उसको भी हम मानते हैं कि हाँ, अपने एंगल से जांच कर रही होगी, अपने तरीके से जांच कर रही होगी। जरूरी नहीं है कि घर ही जाए और पीड़ित परिवार का बयान दर्ज करे, वो अपने एंगल से भले ही जांच कर रहे होंगे, पर प्रारंभिक जो जांच रही होगी उसको देखते हुए तो योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। क्या सहयोग मिल पाएगा या उनकी प्रारंभिक जांच को देखते हुए सीबीआई अपनी जांच को अपने तरीके से आगे बढ़ाएगी? देखिए, सीबीआई अगर जांच करेगी तो एसआईटी की टीम से भी पूछताछ करेगी। सीबीआई अगर जांच करेगी तो वहां के जिलाधिकारी से भी पूछताछ होगी। सीबीआई अगर जांच करेगी तो वहां के कप्तान से भी पूछताछ होगी और सभी से पूछताछ कर ये निष्कर्ष निकाला जाएगा कि क्या जो घटनाक्रम हुआ उसमें भूमिका किसकी संदिग्ध थी, क्या घटनाक्रम रहा। चूंकि घटना हो चुकी है और घटना जो प्राथमिक साक्ष्य हैं वो लोकल पुलिस के पास ही है और चूंकि
कि रेप जैसी घटना है और उसे साबित करने के लिए लोकल पुलिस ने जो साक्ष्य एकत्रित किए हैं उनकी भूमिका काफी अहम होगी, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो अन्य रिपोर्टें हैं, उसके आधार पर ही सीबीआई आगे की कार्रवाई बढ़ाएगी। तो लेकिन चंद्रमणि, पुलिस की पोस्टमार्टम तरफ रिपोर्ट तो से यहाँ पे जो बहुत साक्ष्य इकट्ठा अहम किए भूमिका गए, निभाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत अहम भूमिका निभाता है चंद्रमणि, लेकिन जब ऑनलाइन टीवी ने बातचीत करने की कोशिश की पीड़िता के भाई से, तो भाई का कहना था कि हमें तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी नहीं, और डीएम बाबू ये कहते हैं कि नहीं, आपको अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती है, आप नहीं समझ पाएंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं। तो ये कौन सा घिनौना हरकत उन्होंने किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही नहीं बताई कि उसमें क्या आया है, रिपोर्ट में क्या नहीं, और ये कह के टाल दिया गया कि आपको तो अंग्रेजी पढ़नी आती नहीं है। भैया नहीं आती तो आप बैठिए, उनको समझाइए, बिठा के समझाइए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये है ये नहीं। ये भी बातें सामने नहीं आ पाई कि पोस्टमार्टम में क्या कुछ आया है क्या कुछ नहीं आया है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे भी चंद्रमणि सवाल खड़ा हो सकता है। देखिए पूजा, जिला अधिकारी ने अगर अपने कर्तव्यों का पालन किया होता तो ये घटना नहीं होती। अगर बात करें कि जिस तरह से अगर शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में ही पीड़िता को अगर अच्छे अस्पताल में भेज दिया गया होता तो पीड़िता कम से कम जिंदा तो होती, लेकिन वहां पर भी ऐसा नहीं किया गया। फिर जो रिपोर्ट दर्ज की गई उसमें भी गड़बड़ी की गई, उसमें भी रेप की धाराएं नहीं लगाई गई। उसके बाद में जब सियासी तूल पकड़ा, उसके बाद में इस तरह की गतिविधियां की गई। और अगर हम बात करें पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, अगर हम बात करें लाश की, तो परिवार का यह भी कहना है कि जो लाश थी वो उनके पीड़िता की थी नहीं। तो ये तमाम जो गतिविधियां उसको पता नहीं किसका है। तो जो सैंपल हैं उनके भी डीएनए टेस्ट हो सकता है, क्योंकि जो प्रशासन की इतनी संदिग्ध भूमिका है, जहां पर जिस तरह से अगर जलाया गया, जिस तरह से अगर पहले की बात करें जैसे कि खबरें आ रही थी कि पेट्रोल डाल के जलाया गया, तो इस तरह की जो क्रूरतम घटनाक्रम हुआ उसमें कहीं ना कहीं जो प्रशासन की भूमिका थी वो बड़ी ही संदिग्ध है। और सीबीआई जाहिर सी बात है कि निष्पक्ष तौर से जांच करेगी, और अगर इसमें दोषी जिलाधिकारी तक पाए जाते हैं तो जिलाधिकारी तक भी कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, और हम बार बार जिलाधिकारी को लेकर भी यहाँ पे सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रमोद, आपने भी घर वालों से बातचीत की होगी, पीड़ित के भाई, माता, पिता, भाभी, जितने भी उनके घर के सदस्य, उनसे आपने बातचीत की होगी। लगातार जो पीड़ित परिवार है वो बार बार डीएम को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है, और कल तो भाई ने ये तक कह दिया कि डीएम बाबू हमारे भाभी को भड़का रहे थे, डांट रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो ये कौन सी तमीज है डीएम बाबू की कि उनके घर वाला एक तो दर्द में सह रहा है, उनके ऊपर एक दुखों का पहाड़ आ गया है, और उस पे आप डीएम साहब घर वालों को जा रहे हैं, उनसे बदतमीजी कर रहे हैं, डांट रहे हैं। पूजा, देखिए निश्चित तौर पर कहीं भी किसी के यहाँ मौत होती है, ये तो एक बड़ी घटना है, जघन्य घटना है। नॉर्मल भी किसी के यहाँ मौत होती है तो हर आदमी का फर्ज बनता है कि उसके घर जाए, सिंपैथी दे परिवार को, और जो भी मदद हो सकती है वो मदद करे। मगर हाथरस अगर जिलाधिकारी की बात करूं तो कहीं ना कहीं उनके जो कारनामे सामने आ रहे हैं वो अजीब और गरीब आ रहे हैं। पीड़ित परिवार के घर जाते हैं, उनकी भाभी को भड़का, जो पीड़ित आरोप बहन, उस मृतका का भाई है, उसकी भाभी को भड़काना, और तमाम उनके जो कार्य रहे उस तरीके के, इस घटना पर पूरे ऐसे कार्य रहे कि तमाम सवालिया निशान जरूर खड़े करते हैं। इसके अलावा पूजा, बात अगर मैं हाथरस पुलिस की करूं, बिटिया के साथ गैंगरेप जैसी वारदात हुई और पीड़िता की माँ और भाई उसे लेकर थाने पर पहुंचती है। थाने पर पुलिस लगभग 1 घंटे तक बिटिया वहां जमीन पर पड़ी रही, और उसे जो वहां का थाना अध्यक्ष था उसने उचित ये भी नहीं समझा कि इस बिटिया को इलाज के लिए भेज दिया जाए। हालांकि एक डॉक्टरी के लिए चिट्ठी बनाकर और होमगार्ड को साथ में बिठाकर और ऑटो से परिवार के लोग खुद इलाज कराने के लिए ले गए बांग्ला हॉस्पिटल हाथरस में, जहां हालत गंभीर देखते हुए उसे जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया। और देखिए डीएम का फिर एक बार डीएम का जी बिल्कुल प्रमोद, एक नहीं यहाँ पे हजार सवालों की लिस्ट है जो हम भी यहाँ पे लगातार रोज रोज उठा रहे हैं। कई सवाल हम भी खड़े कर रहे हैं कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, लेकिन हम लड़ते रहेंगे, आखिरी तक लड़ते रहेंगे। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रमणि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रमोद आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।